साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला GK विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 NCERT का होम साइंस का तीसरा लेसन था जन पोषण तथा स्वास्थ्य। राजस्थान बोर्ड में भी ये सिलेबस है, वो भी राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी से लास्ट तक देखें। NCERT में अदर जो बोर्ड है उनमें भी ये लागू है। तो भारत में पोषण संबंधी समस्या इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले जन पोषण तथा स्वास्थ्य का एक भाग मैंने डाल दिया तीसरे पार्ट का, जिनमें देखो हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या है, जन स्वास्थ्य क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है, इसके रोग और माल न्यूट्रिशन के प्रकार, जन स्वास्थ्य पोषण ये क्या चीज़ है, फिर पोषण समस्याओं के कारण कौन कौन से आते हैं, ये चीज़ें हमने पहले पार्ट में पढ़ी थी। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है जन पोषण तथा स्वास्थ्य। बहुत ही अच्छे से नोट्स डिज़ाइन किए गए हैं। जो विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहा है उसको पता है, पिछले साल जिसने पढ़ा था उसको भी पता है कि नोट्स हमारे चुनिंदा फैक्ट इसमें हम शामिल करते हैं और बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी सीधा सीधा पूछा जाता है, बगैर कोई लाग लपेट के। समय भी ज़्यादा खराब नहीं होता है। तो आपको देखो एक पॉइंट ये क्लियर करना है कि देखें साथियों, भारत में पोषण संबंधी समस्या। अब भारत में न्यूट्रिशन से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं वो आ रही है। तो भारत में निम्नलिखित सामान्य पोषण समस्याओं का सामना कर रहा है। अब पोषण क्या, वो तो हमने दूसरे पार्ट में भी देखा था, तीसरे के पहले पार्ट में देख लिया, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिर अब प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण की समस्या। देखो, पोषण से संबंधित सही न्यूट्रिएंट्स ने पोषक तत्व नहीं मिलने से जो समस्याएं होती है, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, ये जल, ये प्रचुर मात्रा में आपको आदमी को मिलना चाहिए, तभी उसके पोषण, उसकी डाइट अच्छी रहती है, पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। तो यहाँ ये बताया कि प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण की समस्या। इससे आप क्या समझे साथियों कि प्रोटीन, ऊर्जा, इसकी जब कमी रहती है तो कुपोषित हो जाता है व्यक्ति। तो प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण की समस्या ज़रूरतों की अपेक्षा कम भोजन करने से होती है। अब मनुष्य को प्रोटीन कब कम मिलता है, ऊर्जा कब कम मिलती है, आपको पता है कि हम कोई काम करके आते हैं, थके हारे आते हैं, तो हमें पानी पीते हमें एनर्जी आ जाती है, उसके बाद में खाना खाने से हमारी रिकवरी हो जाती है। तो ये क्या होता है कि प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण की समस्या क्यों पनपती है कि भोजन की कमी, जल की कमी, इससे ये समस्या पनपती है। फिर बच्चों को प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। बच्चों में ये खतरा ज़्यादा रहता है। बड़ी उम्र के लोगों को और जो लोग अक्षय रोग, मतलब जिसके TB हो, एड्स हो, ये जो रोग होते हैं उनको भी इस कुपोषण का खतरा रहता है। कौन से? प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण का, जिसमें प्रोटीन और ऊर्जा व्यक्ति को कम मिलती है। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाले गंभीर अल्प पोषण मैरेस्मस कहलाता है। ये हमने पहले पार्ट में भी चर्चा की थी, छोटे प्रश्न में आ सकता है। मैरेस्मस क्या होता है? तो भोजन, ऊर्जा की जो कमी होती है, इससे जो गंभीर रोग होता है, जो अल्प पोषण होता है, जिसमें पोषण की मात्रा में जो कम मिलती है, उसे मैरेस्मस कहा जाता है। इससे भी इम्पोर्टेंट है क्वाशियोरकोर, इसे स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण है कि प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति क्वाशियोरकोर कहलाती है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? क्वाशियोरकोर। कौन सा? क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर क्या है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। उसके बाद में सूक्ष्म पोषकों की कमी, जो न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, उनकी जो हम बात कर रहे थे, तो सूक्ष्म पोषकों की कमी कैसे आती है? यदि आहार में ऊर्जा, प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसमें अन्य पोषकों, जैसे विशेषकर कौन से सूक्ष्म पोषक, कौन कौन से, जैसे खनिज, विटामिन की मात्रा में कम होने की संभावना रहती है। इससे सूक्ष्म पोषकों की कमी हो जाती है। जब शरीर में विटामिन और खनिज, लवण कम जाते हैं तो सूक्ष्म पोषकों की कमी हो जाती है।
सूक्ष्म पोषकों की कमी से अनेक समस्याएं बढ़ रही है। कौन कौन सी समस्याएं? जैसे लोह तत्व की कमी, रक्तता, खून की कमी, जिससे एनीमिया हो जाता है साथियों। तो इसे आप ध्यान दें कि सूक्ष्म तत्वों की जब कमी हो जाती है, सूक्ष्म पोषकों की जब कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाती है। ये विश्व का सर्वाधिक सामान्य पोषक विकार है। कई लोगों में ये पाया जाता है। खून की कमी से एनीमिया भी हो जाता है, जो विकसित हो रहा है, विकसित दोनों प्रकार के देशों में ये पाया जाता है। भारत में इसके प्रति संवेदनशील वर्ग हैं। कौन से वर्ग में ये ज़्यादा होता है भारत में? तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, गर्भ धारण करने वाली, कम आयु की महिलाएं, इसमें खून की कमी हो जाती है। किशोर महिलाएं, इनमें खून की कमी हो जाती है। गर्भवती महिलाएं का इसमें हो जाती है। विद्यालय आयु वाले बच्चे, छोटे बच्चों में खून की कमी हो जाती है। लोह तत्व की कमी से अरक्तता तब होती है। देखो, लोह तत्व की कमी से ब्लड की जो कमी है वो कब होती है? जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना, HB का बनना कम हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप रक्त में HB का स्तर कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। अब यहाँ देखिए विटामिन ए की कमी। साथियों ध्यान से इसे लास्ट तक आपको देखना है, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। बोर्ड परीक्षा में इससे अलग प्रश्न नहीं जाएगा, आप देख लेना। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। अब छोटा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप क्या लिखोगे? रतौंधी रोग। यदि सही उपाय नहीं किया जाए तो ये पूर्ण अंधता में बदल जाता है। ये आँखों पर होता है, तो उपाय नहीं किया गया तो ब्लाइंड हो जाता है व्यक्ति। दूसरे, इसकी कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जो इम्यूनिटी पावर आपका वो कम हो जाता है। शरीर की वृद्धि प्रभावित हो जाती है, ग्रोथ नहीं करता आपका शरीर। इसकी कमी छोटे बच्चों में अंधपन का मुख्य कारण है। बच्चों में जो आँखों की रोशनी चली जाती है वो क्या कारण है? वो रतौंधी है। किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। आयोडीनहीनता विकार, जिसे थायराइड की बीमारी हो जाती है, उसको हम देखेंगे। आयोडीनहीनता विकार, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये अधिकतर मृदा, मिट्टी में आयोडीन की कमी से होता है। मिट्टी में होता है ये आयोडीन की मात्रा। देखो, भारत में जो राज्य आयोडीनहीनता विकार से ग्रसित है, मतलब आयोडीन की कमी जहाँ कम है, वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का, हिमालय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और कौन कौन से हैं? देखो, इन जिलों में ये इसमें विरक्तता पाई जाती है आयोडीन की कमी के कारण। इसको आप स्टार लगा लीजिए साथियों। कौन सा? देखो, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है, जिसका संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायरोक्सिन हार्मोन है, वो थायराइड ग्रंथि संश्लेषित करती है, स्रावित करती है। तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनता है, या तो ज़्यादा या कम बनता है, जिसका संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। फिर डॉक्टर के पास THS, T3, T4 इसके वो जांच करता है। उससे फिर वो देखकर, आंकड़े देखकर थायरोक्सिन के वो टेबलेट देता है, कितने mg की हमें देनी है, 150 की देनी है, 100 की देनी है, 50 की देनी है। इस प्रकार से वो ट्रीटमेंट करते हैं। ये गले में थायराइड जो ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है, और ये बढ़ा हुआ भाग थायराइड गलगंड कहलाता है। ठीक है साथियों। अब पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए कार्य नीतियाँ। जब ये पोषण की समस्याएं आ रही हैं तो इनसे निजात पाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ किया गया है। तो क्या किया गया है? भारत सरकार ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पोषक नीति, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, NNP जिसे कहा जाता है, ये अपनाई थी। कौन सी? पोषण की समस्याओं का सामना करने के लिए भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, NNP अपनाई। इस नीति को कुपोषण को कम या खत्म करने के लिए बनाया गया। ये NNP क्यों बनाई गई भारत में? कब बनाई गई? 1993 में बनाई गई। क्यों बनाई गई? कि इस नीति से कुपोषण को कम किया गया या खत्म करने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत जो उपाय किए गए थे वो कौन से हैं? समेकित बाल विकास सेवाएं, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ICDS और हिंदी में कहा जाता है समेकित बाल विकास सेवाएं। इसको डिटेल्ड से हम इसमें पढ़ेंगे 2 पार्टों में। ये क्या होता है? विशेषकर आंगनबाड़ी में चलाया जाता है साथियों। इसमें 5 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं के लिए कार्यक्रम ये था। ICDS में आंगनबाड़ी में चलाया जाता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए चलाया जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए चलाया जाता है। धात्री महिलाएं वो होती है जो बच्चों को स्तनपान करवाती है 6 महीने तक। ठीक है।
वो धात्री महिलाएं होती है। और इसमें बच्चों को कुपोषित से बचाने के लिए वहाँ पोषाहार दिया जाता है। और जो इसमें जो ये प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको पोषाहार प्लस फोलिक एसिड, विटामिन सी, इनकी टेबलेट दी जाती है। धात्री महिलाओं को भी उसमें पोषण से संबंधित आहार आता है वहाँ वो दिया जाता है। महिलाओं के सहयोग से कम कीमत वाले पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन इसमें किया जाता है। खाद्य सुरक्षा इसमें सुनिश्चित की जाती है कि वहाँ जांच भी की जाती है। फिर उसके उपचार के लिए अच्छा पोषाहार दिया जाता है। ग्रामीण और शहरी गरीबों की गरीबी यहाँ कम की जाती है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, अब साथियों वो ये है ICDS। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ियों के माध्यम से निम्न प्रयास किए जाते हैं। 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य जीवन गुणवत्ता में सुधार इसमें किया जाता है। गर्भवती व धात्री माताओं को पूरक पोषाहार दिया जाता है। फिर उसमें आंगनबाड़ी में टीकाकरण भी किया जाता है बच्चे को और माँ के दोनों के। पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, ये पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम इसके अंतर्गत क्या पढ़ोगे आप कि इसके अंतर्गत संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषकों की कमी पर नियंत्रण पाना, जैसे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं में लोह तत्व, विटामिन ए, फोलिक एसिड, आयोडीन की कमी की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम इसके अंतर्गत बढ़ाए जाते हैं। टेबलेट वगैरह दी जाती है जो मार्केट में काफ़ी महंगी होती है, वहाँ तो फ्री में उपलब्ध करवा ली जाती है। फिर आहार पूरक कार्यक्रम मिड डे मील। ये मिड डे मील जो 8वीं तक के बच्चों के लिए पहले चल रहा था, उसमें मतलब कि दोपहर में जब आधा छुट्टी होती थी ना, इंटरवेल, तो वहाँ वो लंच दिया जाता था। वहाँ पर कुछ रोटी वगैरह, चावल है, फ्रूट भी दे दिया जाता था, दूध की स्कीम भी थी। मतलब बच्चों को स्कूल में जो खाना दिया जाता था इंटरवेल में, उसे मिड डे मील कहा जाता है, आहार पूरक कार्यक्रम। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। इसके माध्यम से स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषक भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। भोजन सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम। इसका मतलब ये हुआ कि ये और भी योजना चलाई जा रही है, जैसे भोजन सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना, और देखो खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी गेहूँ वगैरह दिए जाते हैं। तो कई प्रकार की योजनाएं ये हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे स्वरोजगार, वेतनिक रोजगार योजनाएं, खुद का रोजगार हो या किसी को वेतन देकर हम मतलब कि किसी दूसरे के काम करना, इस प्रकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाए गए। उसके बाद में स्वास्थ्य देखभाल की अगर हम बात करें साथियों, ये क्या होता है? स्वास्थ्य देखभाल का दायित्व सरकार का है। ये नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं 3 स्तरों, कौन कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर प्राथमिक सेवाएं दी जाती है। अब प्राथमिक स्तर में कौन कौन सी दी जाती है आप देखेंगे, व्यक्ति, परिवार या समुदाय का स्वास्थ्य पद्धति से प्रथम संपर्क का स्तर है। ये सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नेटवर्क द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। उसके बाद में द्वितीयक स्तर पर देखें अधिक जटिल स्वास्थ्य समस्या, देख फर्स्ट एड दे दी जाती है प्राथमिक स्तर पर। फिर इसमें थोड़ी सी और क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो यहाँ अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाता है। तो पहले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा PSC हो गया, फिर यहाँ इसने जिला स्तर पर उसने इसको द्वितीयक स्तर में, जब प्राथमिक स्तर पर नहीं कोई देखभाल मतलब कि कंट्रोल हो रही है, बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो क्या करते हैं वो उसको जिला स्तर पर भेज देते हैं। उसके बाद देखें तृतीयक स्तर में ये उच्चतम स्तर माना जाता है, यहाँ अधिक जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का सुलझाया जाता है, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है पेशेंट की, वहाँ तृतीयक स्तर पर ले जाया जाता है। इस स्तर के संस्थान में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, विशिष्ट अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं जो स्टेट लेवल और आपकी केंद्र लेवल की भी इसमें हो सकती है। फिर आप देखें जन पोषण विशेषज्ञों की भूमिका। अब जन पोषण विशेषज्ञों की क्या भूमिका है? जन पोषण विशेषज्ञ सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ भी कहलाते हैं। वे स्वास्थ्य संवर्धन और बीमारी की रोकथाम की सभी कार्य नीतियों में सहभागी बनने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होते हैं। जन पोषण विशेषज्ञ वे होते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। एक सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ निम्नलिखित क्षेत्रों परिस्थितियों में कार्य कर सकता है।
जो सामुदायिक जो जन पोषण का सहयोगी होता है, जिसमें इसमें नर्सेज हो गए, डॉक्टर हो गए, तो वो अस्पतालों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम में भाग लेता है। राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं में वो भाग लेने के रूप में कार्य करता है। सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों में वो भाग लेता है। बड़े पैमाने पर प्रसार कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं में वो भाग लेता है। विद्यालय स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से 2 पार्टों के रूप में हमने ये तीसरा लेसन देखा। कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसको, अगर इतना भी आप याद कर लेते हो तो साथियों काफ़ी है। और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखो, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। इसको शेयर प्लीज़ ज़रूर करें, ये पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दें यार। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।